Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning. So as you all know that CUET PG के एग्जाम फॉर्म 24th को लास्ट डेट है, तो जिसने नहीं भरा है भर दीजिए। इसके अलावा कोई भी करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब आप उसे करेक्शंस भी कर सकते हैं। आपको पता है कि एग्जाम आपने टाइमलाइन देखी कि 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है आगे तक, तो मैं यही मानती हूँ कि आपको ये सोचना है कि 11th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है साइकोलॉजी। आप प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए। क्रैश कोर्स हम लेके आएंगे, कोचिंग जो आपको चाहिए वो हम दे रहे हैं, we are providing it. So if you want, you can message us, you can reach out to us in email, Instagram, WhatsApp, or anywhere else you want to do. इसके अलावा आज हम करने वाले हैं सीयूवेट पीजी का 2023 यानी 2023 का पेपर जो पिछले साल ही हुआ है। तो हमें पता होता है कि जब भी हम लास्ट ईयर पेपर करते हैं तो हम एक उससे एक बेस लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एंड मोर और लेस कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो रिपीट होते हैं अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन के। तो एग्जाम लास्ट ईयर का पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे 2023 यानी 2023 का पेपर सॉल्व, एंड ये हम पार्ट्स में करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट easy to do the whole in a particular class, but yeah, we will do it. So stay tuned, do subscribe the channel, turn the notifications on so that the next part जैसे ही आए आपको वो पता चल जाए। एंड आई होप यू आर स्टडिंग वेल, एंड आई होप जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं भी हुए हैं वो यहाँ पर आज आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हमें ये स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस। तो दिस इज, वी आर डूइंग पेपर सॉल्विंग एंड वी आर डूइंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि दो स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। सो आई रीड इट फॉर यू। देखो काफी मुश्किल से मुझे ये पेपर मिला है, सो आई नो ये थोड़ा ब्लर है। डोंट थिंक कि आपकी वीडियो क्वालिटी ब्लर है, वीडियो क्वालिटी आपकी बिल्कुल ठीक है। ये पेपर ही थोड़ा ब्लर है। If I'll get time and if I'll if you request and if somebody wants in that way, so मैं इसके proper जो टाइप करके मैं इसको भेजूंगी, बट अभी के लिए वी हैव टू डू विद दिस स्क्रीनशॉट्स ओनली सो दैट कि हमको पता चल जाए कि क्वेश्चंस क्या है। ब्लर है बट ऐसा नहीं है कि आप रीड नहीं कर सकते, इट इज इजीली रीडेबल, आप आराम से रीड कर सकते हैं इसको। देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। तो सबसे पहले दे आर सेइंग गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स अबाउट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्किंग मेमोरी। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्किंग मेमोरी क्या है। तो अब आपको सबसे पहले देखो, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, नहीं बोली है तो मैं दोबारा बोल देती हूँ अगर आपने नहीं सुनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन में आप ये देखो कि क्या वो किसी थ्योरी से रिलेटेड है। बिकॉज अगर वो थ्योरी से रिलेटेड है ना, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। ठीक है। जैसे कि आप इजीली देख सकते हैं कि ये बैडली की थ्योरी है जिन्होंने वर्किंग मेमोरी पर दिया था। ही टॉक्ड अबाउट फोनोलॉजिकल लूप, विजियो स्पेशल स्केचपैड के बारे में उन्होंने बात करी थी, और उसमें एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थे जो ये काम करते थे। तो पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द परफॉर्मेंस ऑन टू सेपरेट टास्क एंड टू स्विच बिटवीन देम। कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ये बताता है कि दो अलग अलग काम कैसे हो रहे हैं, उनमें अलग अलग काम करवा सकता है। इसके अलावा उन दोनों में स्विच करवा सकता है कि पहले मतलब हमारा को बोल रहा है कि पहले इस पे ध्यान दो फिर इस पे ध्यान दो, ऐसे स्विच भी वो करवा सकता है। सेकेंड, इट इज सेइंग द एबिलिटी टू यूज रिट्रीवल स्ट्रैटेजीज। कि जो रिट्रीवल स्ट्रैटेजीज हैं उसे भी यूज करने में काम करता है। बिकॉज उन्होंने कहा कि वर्किंग मेमोरी एक वर्किंग बेंच है जहाँ पर सारा काम होता है, जब हम लर्न कर रहे हैं उस दौरान भी, और जब हम याद कर रहे हैं कि क्या हमने याद किया था उस दौरान भी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो योर आंसर विल बी फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज DSM-5। DSM-5 के बारे में क्वेश्चन है, और आपको ये समझना है कि DSM-5 के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और कि नए डिसऑर्डर्स कौन से ऐड हुए हैं, क्या पैटर्न हुआ है, वो सब ज़रूर आएगा। तो इट इज आस्किंग अबाउट कि DSM-5 के बारे में क्या सही है। यूज 3 axes फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अबेंडन द मल्टी एक्सल सिस्टम entirely, used 4 axes of diagnosis of mental disorder, maintain the same multi-axis system as DSM-4 with some modifications. I hope मैं आप जब आपको ये पढ़ा रही हूँ उससे पहले ही आप इसके आंसर्स अपने दिमाग में सोच रहे हैं और खुद से चेक कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगी, मैं चाहती हूँ कि जब आप उसे करें और जितना भी आपका स्कोर आए उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इतने में से इतने स्कोर आपने किए हैं। ठीक है ना? आई होप देर इज नो प्रॉब्लम। आप ये कर सकते हैं कि जो जो आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उन्हें आप टिक करिए, जो आपके नहीं हुए हैं उन्हें आप रॉन्ग करिए, एंड देन आप बताइए कि कितने आपके मार्क्स आए हैं और क्या करें। एंड ऑल्सो यहाँ पे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि मैम ये 25 26 क्यों आपने लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि
पहला जो पेपर था, जो पिछले साल तक का जो पैटर्न था, आपने देखी होगी मेरी सीयू एट पीजी का जो मेरा एग्जाम पैटर्न की वीडियो आई है। अगर नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। कि उससे पहले जो पैटर्न था उसमें पहले 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के आते थे, और 26 से जो है वो साइकोलॉजी स्टार्ट होता था। इस बार भी 75 क्वेश्चंस ही आएंगे साइकोलॉजी में। क्वेश्चन साइकोलॉजी के नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट था वो हट गया है। तो वो आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं कि क्या है कैसे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अबेंडन द मल्टी एक्सल सिस्टम। डीएसएम 4 तक जो मल्टी एक्सल सिस्टम था, या उससे पहले जो मल्टी एक्सल सिस्टम था, उसको हटा दिया गया है। और अब जो है सिंपल विदाउट एक्सल सिस्टम के है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी बार रिपीट भी होता है। ठीक है, चलो। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट थिंग, एंड इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption ऑफ अराउजल थ्योरी। अब आपको ये बोलते हैं कि अराउजल थ्योरी क्या है, किसने दी है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये थ्योरी है क्या, किसने दी। तो आई थिंक आपके दिमाग में आ गया होगा दैट इट वाज गिवन बाय यर्कीज डॉटसन। का जो लॉ है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अराउजल थ्योरी क्या बोलती है, व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल जो है वो ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, राइट? ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल एग्जिस्ट फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ऑप्टिमम अराउजल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे कि कोई काम बहुत मुश्किल है तो उसके लिए आप नॉर्मल अराउज्ड रहिए, और कोई काम जो बहुत ज़्यादा आसान है उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा अराउज्ड होइए, ताकि आप उस काम को अच्छे से कर पाए। ठीक है, ओके। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या करता है। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? इंट्रोस्पेक्शन यूज करता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को रीड करने के लिए, हेविली रिलाई करता है नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस पे, वॉज कंसर्न विद एक्सपीरियंस एज अ होल आप देखता है चीज़ों को, या फिर ड्रीम एनालिसिस यूज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। और जब हमारा क्रैश कोर्स आएगा, या जो बच्चे भी कोचिंग में अभी पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, बट मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइको एनालिसिस का बात कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन। दिस इज टॉकिंग अबाउट गेस्टॉल साइकोलॉजी। दिस इज टॉकिंग अबाउट नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है, बेसिकली बायोलॉजिकल थ्योरी है, उसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट जो बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस के लिए। तो ऑप्शन वन विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके। Then we will do question number 30, and it says the moon illusion is best explained by। moon illusion कौन अच्छे से मतलब जो मेन illusion है उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या होता है? The effects of depth Q of on an apparent distance, perceptual closure effect, denser atmosphere along the horizon, or the convergence। तो एक्चुअली मून इल्यूजन की हम बात इसलिए करते हैं, या मून इल्यूजन हम इसलिए कहते हैं कि जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है। ठीक है, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है मून का जब वो हॉरिजॉन पे होता है। सो दैट इज द रीजन। सो योर आंसर विल बी द इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्यू ऑन द अपरेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस पे इम्पैक्ट करता है मून इल्यूजन का। ठीक है, चलो। उसके बाद वी हैव द की एस्पेक्ट ऑफ थेरेपी बेस्ड और एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का स्कूल थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिए, या फिर अगर हमसे पढ़ना है तो उसके लिए बता दीजिए। सो ये क्या बोलता है? रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, अगैन ये बात जो है वो साइकोडायनामिक की है। ठीक है, एंड एलिमिनेटिंग सिम्टम, सिम्टम को एलिमिनेट करना, बिहेवियर थेरेपी। होलिस्टिक एनालिसिस जो है वो गेस्टॉल थेरेपी की बात करते हैं। एंड बिलीविंग यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग चॉइसेस अबाउट हु यू वांट टू बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जैसे हैं, जो हैं, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। ठीक है, okay. Then we will move on to the next thing, which is question number 32. And it says, तुहिना a 18 months old baby, मतलब जो तुहिना है वो बहुत ही छोटी बेबी है, फॉर 18 months की है, विथ पॉइंटिंग आउट एट थिंग्स एंड आस्किंग व्हाट दे आर। वो पूछ रही है ये क्या है, वो क्या है, चीज़ों को। जैसे मान लो घर में कुछ भी चीज़ें हैं तो उसका बिहेवियर क्या है। नेमिंग एक्सप्लोजन, प्रीलिंग्विस्टिक वोकैबुलरी, ओवर एक्टिव एलईडी विच इज लैंग्वेज
एक्विजिशन डिवाइसेस और मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ये लैंग्वेज पे है, और लैंग्वेज पे भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी बोल सकते हैं कि नेमिंग एक्सप्लोजन है, क्योंकि वो नेम करना चाहते हैं, उसको नहीं पता मिरर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो नेम करना चाहती है, दैट्स वाई वो नेमिंग एक्सप्लोजन अभी कर रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 33, थम सकिंग एट द अडल्ट स्टेज, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं वो थम सक कर रहे हैं, वो फिक्सेशन है। कौन से स्टेज की फिक्सेशन है? बाय साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रॉइड। फ्रॉइड ने बोला कि बच्चा अगर कोई चीज कर रहा है जो पुराने स्टेज की है और वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो उस स्टेज वो किस चीज में उसको जो है वो हुआ है, मतलब वो किस स्टेज में कह सकते हैं कि फिक्सेटेड है अभी के टाइम पर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हम थंब सकिंग कब करते हैं? जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, आपके इन्फेंसी में 0 to 2 years की एज में, विच इज़ द ओरल स्टेज। इसका मतलब वो बच्चा जो है उसके ओरल स्टेज में कोई ना कोई फिक्सेशन हो गई है, उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, दैट्स वाई वो थम सक कर रहा है, बड़े होकर भी। देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 34। A or N test compares an individual result on the test with the statistically represent sample. आप देखेंगे कि जो एक रिजल्ट है, इंडिविजुअल का जो रिजल्ट है टेस्ट पर, वो स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से जब कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि तुम्हारा एक टेस्ट, मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया, इस इंटेलिजेंस टेस्ट में जिसके भी 50 आते हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस है, जिसके उससे ज़्यादा आते हैं वो हाई इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने तुम पे ये टेस्ट लगाया और तुम्हारा स्कोर आया 80, तो मैं तुम्हारा स्कोर उस पूरे पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से जो आपने टेस्ट किया है उसके बेसिस पे आप जो है वो हाई इंटेलिजेंट माने जाते हो। सो व्हाट विल हैपन, मैं क्या कर रही हूँ, आपको मैं ग्रुप से कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान से पता चल पाए तो उसका आंसर नॉर्म्स है। ठीक है, नॉर्म्स रेफर्ड है, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है बिकॉज इट्स टू कोल्ड इन दिल्ली, आप समझ सकते हो, तो मेरा हाथ नहीं चल रहा, बट ये नॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, नॉन रेफर्ड नहीं है, ये रेफर्ड नॉर्म्स हैं ग्रुप के साथ। दैट इज द रीजन इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, एंड दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट। तो इसको जिसने भी अटेम्प्ट किया, जो भी अटेम्प्ट किया, उसको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। चलो, next, we'll do question number 35, which says that an electric nerve impulse that travels through a neuron when it is set off by a trigger changing the neuron's change from negative to positive. जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है एक न्यूरॉन के थ्रू, जो कि सेट ऑफ होता है किससे? ट्रिगर से, एकदम बनाया एंड देन फिर क्या होता है, न्यूरॉन्स चेंज होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। उसे क्या बोलते हैं, मतलब क्या हो रहा है, चीज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ऑफ एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल तो क्या होता है, इट इज रेस्टिंग। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, जहां पर ग्रेड्स से आपको पता चल रहा है कि चार्ज कैसा क्या है। जो एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, दैट विल बी योर एक्शन पोटेंशियल, जहां पर आप एकदम ट्रिगर होते हो कि उठो कोई आ गया है। ठीक है, वो वाला। Then you have question number 36, which basically talks about a bell shaped curve or a normal curve is. तो देखो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैटिस्टिक्स के है, बहुत ही बेसिक है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। एक जो ये बेल शेप्ड कर्व होता है ना, हम इसकी कर्टोसिस नापते हैं, तो ये मेसोकर्टिक होता है, इसके अलावा लेप्टोकर्टिक होता है या फिर प्रेतिकर्तिक होता है। ठीक है, तो जो एक परफेक्ट बेल शेप है ना, जो बिल्कुल परफेक्ट शेप है, वो होती है मेसोकर्तिक। अब लेप्टोकर्तिक और प्लेटिकर्तिक क्या होती है, वो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइए कि लेप्टोकर्तिक वाला ग्राफ जो है वो कैसा होता है एंड प्लेटिकर्तिक वाला कैसा होता है। एक डेफिनेशन बस लिख दीजिए, आई विल गेट टू नो कि आपको पता है। ठीक है, ओके। Then we will move on to the next question, which is question number 37, and it asks Down syndrome में क्या कैरेक्टराइजेशन होती है, कौन सा क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा होता है, कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जो उसमें एक्स्ट्रा होता है, आपको ये देखना है। अगर आपको पता है तो डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ट्राइजोमी 21। क्यों कहते हैं ट्राइजोमी 21?
क्योंकि 21 क्रोमोसोम में जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये इसका नाम है। ट्राइसोमी 21 इज द नेम गिवन टू डाउन सिंड्रोम। ठीक है? ओके, सो दिस विल बी 21। सॉरी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? चलो, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 38 एंड इट आस्क कि फ्लडिंग इज अ मेथड अंडर। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है या समथिंग लाइक दैट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फ्लडिंग किस में आता है? फ्लडिंग है एक क्लासिकल कंडीशनिंग की टेक्निक जहां पर किसी को अगर डर लग रहा है ना, तो उस डर के लिए आप क्या करो, आप उसे जैसे मान लो हाइट से डरता है, एकदम हाइट में उसे फेंक दो। हालांकि ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसे। कई बार उसको पैनिक अटैक आ गया, वो डेथ भी हो सकती है। बट ये मेथड होता है। तो ये ना क्लाइंट सेंटर्ड के इस बारे में सोच रहा है, ना ह्यूमनिस्टिक के बारे में, ना कॉग्निटिव बिहेवियर। इट इज क्लियरली द बिहेवियर थेरेपी। ओके, क्लियर? क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर थेरेपी के अंदर आती है। वेरी गुड, आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर काउंटिंग योर स्कोर्स। मुझे एंड में बताना, यूट्यूब में बता के जाना कितने सेक्शंस, कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सम पीपल शो प्लेजर व्हाइल अदर्स आर टेरिफाइड व्हाइल राइडिंग अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर करते टाइम कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या है। डैश अप्रेजल ट्रिगर दीज डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस। कौन सा अप्रेजल है जो कि ये इमोशनल एक्सपीरियंस को ट्रिगर करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो ये जिन्हें खुशी हो रही है या वो होता है, दैट विल बी योर कॉग्निटिव। ठीक है, दिस विल बी योर कॉग्निटिव थिंग, क्योंकि कॉग्निटिव की बात आ रही है। Then you have last question, which is question number 40. Actually not the last question, but आज के लिए last, because already वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम आज ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सबको पढ़ो अच्छे से, ऑप्शंस देखो, उसके अदर ऑप्शंस भी रीड करो एंड यू गो थ्रू इट। इट आस्क हु यूज्ड ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन टू स्टडी द ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन किसने यूज किया? अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेम क्वेश्चन आपसे ऊपर भी पूछा गया था कि स्ट्रक्चरलिज्म में क्या किया। माना कि विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल बनाया नहीं है, बट फाउंडिंग्स जो थी, बेसिस था, वो उन्हीं का था। तो विलियम जेम्स ने तो फंक्शनलिज्म की बात करी, डार्विन तो इवोल्यूशनरी थे, अल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी थी। तो विलियम वुड वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को स्टडी किया, उसको रीड किया और बोला कि उससे हम ह्यूमन प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। समझ आ गया? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड स्कोर कन्वर्टेड टू जेड स्कोर इज ऑलवेज। किसी भी का जो मीन स्क्वायर है वो जब जेड स्क्वायर में बदला जाएगा तो उसका आंसर, सॉरी, उसका मीन क्या आएगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर ऑफ 41 इज दिस। एंड मैं चेक करूंगी एंड न्यू वीडियो जब आएगी, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में, उसमें आप देखोगे कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। आई होप यू enjoyed it. आई होप आई solved all your doubts. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। एंड इफ आपको समझ में आ गया और किसी और के साथ भी आप इसे शेयर करिए, ताकि जो लोग भी सीयूएट पीजी का एग्जाम कर रहे हैं, बिकॉज 2023 का जो एग्जाम पेपर है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए, ताकि मैं आपके लिए सारे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कराऊं। अगर मुझे इसमें अच्छे से व्यूज मिले, अच्छे लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। And that is it. Take good care of yourselves. All the very best for your exam. Take care. Bye bye. We'll meet you soon.